अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जो है एकदम जो है ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जहाँ कहीं कन्फ्यूजन होगी आप मुझे ज़रूर बताइए। आज हम जो है आपको जो है बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये पुष्पी पादप होते क्या हैं। पुष्पी पादप होते क्या हैं। पुष्पी पादपों को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जो पुष्प को उत्पन्न करते हैं उन्हें ही हम पुष्पी पादप कहते हैं। क्लियर। इन्हीं पुष्पी पादपों में जनन होगा, जनन जिसको कहते हैं प्रजनन, प्रजनन। ठीक। जब पुष्पी पादपों में क्या हो, प्रजनन हो, तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होते कैसे हैं। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होते कैसे हैं। क्लियर। पुष्पी पादप जो है कहते किसे हैं, ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसा कौन से समूह हैं जिनको हम लोग पुष्पी पादप के नाम से जानते हैं। जब हम प्लांट किंगडम में आते हैं, पादप जगत में आते हैं, पादप जगत का जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हमें मिलता है पादप जगत का वर्गीकरण में हम देखते हैं पहले नंबर पे आता है आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। सेकंड पे आता है आपका ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और फोर्थ पे आता है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। इन पादप जगत को मुख्यतः जो है 5 भागों में विभाजित किया जाता है। स्टार्टिंग के जो हमारे 3 ग्रुप होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन पादप के ऐसे प्लांट्स, इन समूहों के में जो होता है आपका, इन पौधों को हम बोलते हैं क्या, क्रिप्टोगैमस। इन पौधों को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस पौधे। इन पौधे को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस पौधे। इन पौधों को नीचे है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसको बोलते हैं फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस पौधे। क्लियर। ये जो क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं इनमें जो होता है आपका बीजाणु बनते हैं। इनका मुख्य पौधा जो होता है ये स्पोरोफाइट होता है। आपकी जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है, मेन स्टेज इसकी, और इसकी स्टेज जो होती है फेनेरोगैम्स होती है। फेनेरोगैम्स में ही जितने हायर प्लांट्स आपके आएंगे, जितने उच्च श्रेणी के पादप आएंगे, उनमें ही आपके पुष्प बनेंगे और पुष्प के साथ साथ बीज का निर्माण होगा। पुष्प के साथ साथ बीज का निर्माण होगा। और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प बने और बीज बने,
फल बने, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? फेनोरोगैमस पौधे। क्लियर? अब हम इस चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर में लैंगिक जनन अगर होगा तो लैंगिक जनन जो है कैसे होगा, इन पौधों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। हमने अपने आसपास चारों तरफ ढेर सारे पौधों को देखा है, ऐसे पौधे जो क्या करते हैं? फ्लावर को जनरेट करते हैं, पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ध्यान से। हम जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि हमारा जन्म ऐसे डाइवर्सिटी वाले देश में हुआ है, जिस हमारे देश को विविधताओं का देश कहा जाता है। क्लियर? अब हम जब लोग पुष्प की अध्ययन करने आते हैं तो जब हम पुष्प को देखते हैं तो पुष्प की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्लियर? पुष्प की तरफ हम आकर्षित होते क्यों हैं? आकर्षित क्यों होते हैं, जो कि हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि पुष्प की तरफ आकर्षित, तो हम जो है आपको ये बता रहे थे कि ये पुष्प अनावृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। क्लियर? समझ में बात आ रही है? अब जो है ये जो पुष्पी पादप हैं जिसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी मीन्स क्या होता है? एक होता है आवृत बीजी, दूसरा होता है अनावृत बीजी। एक इसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? जिम्नोस्पर्म क्या होता है आपका? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इसके जो सीड बनते हैं इसके ऊपर कोई एकदम ओपन होते हैं, कोई भी लेयर कवरिंग नहीं पाई जाती है। और जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं इनके ऊपर सीड कवरिंग पाई जाती है। ठीक? इनको जो है हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। क्लियर? मोनोकॉट, डाइकॉट। एक पुष्प अनावृत बीजों का एक आकर्षक अंग। जब हम किसी पुष्प को देखते हैं तो हम उसके अंगों को देख करके आकर्षित हो उठते हैं। आकर्षित मीन्स इसको आकर्षित अंग को ही हम लोग बोलते हैं फैसिनेटिंग ऑर्गन। क्या बोलते हैं? फैसिनेटिंग ऑर्गन्स बोलते हैं, जिसमें जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं फैसिनेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। हम सभी जानते हैं कि पुष्प हमारे लिए कितना उपयोगी है। जब कहीं पूजा पाठ, चाहे वह आभूषण के रूप में हो, चाहे वह पूजा पाठ के रूप में हो, चाहे वह सामाजिक रूप में हो, चाहे वह धार्मिक रूप में हो, पुष्प हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अत्यंत उपयोगी है। तो चाहे वह प्रसन्न में हो, चाहे शोक में हो, विषाद में हो, आदि चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं? पुष्प का उपयोग करते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि पुष्प का जो आकर्षक अंग है वो किसे हम पुष्प का आकर्षक अंग कहते हैं। सबसे पहले हम पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे कि पुष्प का कौन सा भाग क्या कहलाता है। क्लियर? सबसे पहले जब हम पुष्प को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं गुड़हल का पुष्प। एक गुड़हल का पुष्प लेते हैं। आप सभी के घर में आसपास गुड़हल का फूल मिल जाएगा और आप उसे ले करके ज़रूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि बायो का मीन्स होता है कि हम आपके इस बुक के नॉलेज को, इस किताब के नॉलेज को बाहरी दुनिया से कैसे जोड़ दें, यही हम बायोलॉजी होता है। क्लियर? पुष्प को जब हम देखते हैं तो पुष्प का जो कलरफुल भाग होता है, जो पुष्प का एकदम कलरफुल वाला भाग होता है, इस कलरफुल भाग को हम क्या कहते हैं?
इस कलरफुल भाग को हम कहते हैं पंखुड़ी। इस कलरफुल भाग को हम बोलते हैं पंखुड़ी बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, पंखुड़ी बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना हुआ है, ये आपका पराग कोश जो है यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। ये पतली सी डंडी, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे आया हुआ है, इसको हम बोलते हैं तंतु बोलते हैं। तंतु को इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। पराग कोश जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर बोलेंगे। पंखुड़ी, पंखुड़ी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पंखुड़ी जो होती है, इसी पंखुड़ी का हमारा नाम है सेपल। इंग्लिश में इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। इसको हम लोग जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्लियर। और सेपल के जैसे नीचे आते हैं तो हमको मिलता है एक बाह्य दल मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है, जो बाह्य दल होता है, ये पंखुड़ियों के नीचे, जैसे ही हमारा कलरफुल वाला भाग खत्म होता है उसी के जस्ट नीचे लगा होता है। और इसका लगे होने का एक ही मकसद होता है, एक ही रीजन होता है कि ये जो कलरफुल पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं इनको सहारा देने का काम करेगा, इसको रोकने का काम करता है, जिसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल जो होता है हरे कलर का पाया जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये जो हमारा, जिसको पंखुड़ी कहते हैं, इसको जो है हम लोग करोला भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। करोला, करोला लेकिन कब बोलेंगे, और इसको हम लोग जो है कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स, इसको हम लोग कैलिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब ये चीज़ें क्या होंगी, ज्वाइंटेड होंगी। ज्वाइंटेड फॉर्म में जब आ जाएंगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करोला बोलेंगे। क्लियर। जब ये ज्वाइंटेड फॉर्म में, जब सारी पंखुड़ियाँ एक ज्वाइंटेड फॉर्म में आकर के उपस्थित हो जाती हैं, ज्वाइंटेड फॉर्म में लगी हुई होती हैं चारों तरफ से, तो उनको हम लोग बोलते हैं करोला। और जब सारी बाह्य दल किनारे किनारे से क्या होते हैं, एक ज्वाइंटेड फॉर्म में घिरे हुए होते हैं, एक होल होता है जिसको हम लोग कहते हैं चक्र, चक्र कहते हैं। और जब ये चीज़ें एक ज्वाइंटेड फॉर्म में हो जाती हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं कैलिक्स। क्लियर। नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और इसको हम लोग जो है पेटल बोलते हैं। ये हमारे पुष्प के भाग हैं, ये हमारे क्या हैं, पुष्प के भाग हैं, जो कि हमको बहुत डीपली इसका अध्ययन करना है। अभी हम जो है आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि इसमें ये आपको वर्तिका सामने दिख रहा होगा, ये चीज़ें लाइन बीच से आती हुई दिख रही हैं। ये लाइनें क्या होती हैं आपकी, ये ऐसे होते हुए ये आपकी दिख रही हैं। यहाँ पे आपका नीचे क्या होता है, नीचे आपका होता है अंडाशय, नीचे जो होता है आपका अंडाशय होता है। यहाँ पे जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरी, ओवरी बोलते हैं। ये देखिए आपका क्या है, फिलामेंट है बीच में। यहाँ पे आपका ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको वर्तिकाग्र दिखेगा। इसी वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं। यही क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन्स होता है, जो परागकोश होता है, पराग कण होता है, यही पराग कण जो है जब किसी न किसी माध्यम से जब पॉलिनेशन होने का टाइम आता है, जब परागण होने का टाइम आता है, तो यही जो है पराग के कण यहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद
निकलने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के इस पे अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद जब ये यहाँ से आके लग जाते हैं, लगने के पश्चात होता क्या है, यहीं पे फ्यूजन हो जाता है, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं निषेचन। क्लियर। अब निषेचन होने के उपरांत क्या होगा, यहाँ से ये चीज़ें क्या होंगी, पराग के कण धीरे धीरे पॉलन ट्यूब के सहारे धीरे धीरे ये नीचे आएंगी। नीचे आते आते क्या होगा, ये ओवरी में आके पहुँच जाएंगी। अब ओवरी में क्या होगा, ओवरी में डेवलपमेंट होगा। ओवरी में जो होती है क्या होती है, भ्रूण का उत्पादन होगा, क्योंकि हम आपको इसको अगले टॉपिक में बताएंगे। इस टॉपिक में बस आपको यही इतना बताना है कि एक पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प का जो है कौन कौन से भाग इसमें लगे होते हैं। पुष्प के हमारे 4 होल होते हैं। कितने होल होते हैं, 4 होल होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है आपका, पहला क्या होता है, करोला। पहला क्या होता है आपका, करोला बोलते हैं इसको, करोला। ठीक, जो कि आपकी पंखुड़ियों का एक संयुक्त अवस्था होती है। पंखुड़ियों के संयुक्त अवस्था को हम बोलते हैं करोला। क्लियर। पंखुड़ियों के संयुक्त अवस्था को क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। पंखुड़ियों के संयुक्त अवस्था को हम बोलते हैं करोला। और उसके जैसे ही जो है हम क्या करते हैं, ये देखिए बाहर जो दिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बाह्यदल। और जिसको हम लोग एक जब से स्वतंत्र होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। लेकिन जब यही सेपल्स एक चक्र बनाता है पुष्प के चारों तरफ, चक्र बनाने के उपरांत इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और एक चक्र आपका, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एक चक्र आपका जो है ये एंथर, ये क्या है आपका, एंथर है। ये एंथर का एक चक्र चारों तरफ से घुमा हुआ है, पतला पतला, ये देखिए आपका एंथर लगा हुआ है। ठीक, जब हम किसी पुष्प को टच करते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, तो हमारे हाथ में छोटे छोटे पाउडर जैसे येलोइश जब गुड़हल का पुष्प को हम छूते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे उसमें पाउडर जैसे कुछ लग जाती है। वो और कुछ नहीं होता है, वो पराग कण होता है, जो कि हमारे हाथों में लग जाता है। ये एक चक्र हो गया। इसके अंदर का जो चक्र होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। ये हमारा क्या होता है, उस पौधे का उस पुष्प का जो होता है मादा जनन अंग कहलाता है। और ये जो हमारा क्या था, वर्तिका था, ये क्या कहते हैं आपका जो एंथर, जिसको कहते हैं एंथर जो कहते हैं इसको, ये जो एंथर है, ये जो हमारा एंथर है, ठीक, एंथर और ये फिलामेंट जो है साइड से आया है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बनते हैं आपके नर जनन अंग। क्या बनते हैं, नर जनन अंग, नर जनन अंग कहलाते हैं। और जब हमारी ये वर्तिका हो गई, वर्तिकाग्र और अंडाशय, इनका जो एक कॉम्बिनेशन होता है, इनका जो एक मिलाप होता है, यही हमारा जो है मादा जनन अंग कहलाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब जो है हम आपको ऊपर ले जाना था, ऊपर जा नहीं रहा। आइए हम आपको जो है ले चलते हैं। ये हम जो है आपको बता रहे थे कि पुष्प के आकर्षक अंग कौन कौन से होते हैं, इस पुष्प की संरचना में कौन कौन से उसके फैसिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स को देख करके एक पुष्प
पक्षी जो है, पक्षी हो गए और कीड़े मकोड़े हो गए, क्या देख करके उसे आकर्षित होते हैं? यही इसका फैसिनेटिंग आर्गन कहलाता है, जो कि था इसका आकर्षक अंग था। इसमें आपको पुष्प की संरचना के बारे में जानना था। अब हम आगे चलते हैं आपकी जो है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। क्लियर?